अच्छा, इंटरल्यूकिन्स से हमने स्टार्ट करना है। मुझे ये बताओ इंटरल्यूकिन 1 किस लिए होता है? फीवर। हाँ, फीवर काज़ करता है। अच्छा, इंटरल्यूकिन 2 जो है वो क्या करता है? लिम्फोसाइट्स का कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। स्टिमुलेट करता है टी सेल को। इंटरल्यूकिन 3 आरबीसीज की बोन मैच्योरेशन मैरो के लिए। आरबीसी मैच्योरेशन के लिए। बोन मैरो और आरबीसी 3 को कैसे याद रखना है? आरबीसी 3 वर्ड है ना, तो इंटरल्यूकिन 3। ठीक है। अच्छा, इंटरल्यूकिन 4 किस लिए होता है? ये निमोनिक किया था ना हमने, हॉट टी बोन स्टेक। देखो क्या है इसमें, हॉट के एच ओ टी, हॉट। हॉट से क्या याद रखना है आपने? फीवर। कौन खास करेगा? इंटरल्यूकिन 1। उसके बाद टी, टी से क्या याद रखना है आपने? इंटरल्यूकिन 2 करता है स्टिमुलेशन ऑफ टी सेल। ठीक है। अच्छा, ये रहे टी सेल की स्टिमुलेशन। और साथ में है हमारे पास इंटरल्यूकिन 3। उसमें क्या होता है? 3 से आपने याद रखना है आरबीसी के 3 वर्ड याद रखने हैं। और बोन मैरो स्टिमुलेशन होगी और आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है। अच्छा, इंटरल्यूकिन 4, 4 क्या कर रहा है हमारे पास? स्टिमुलेशन कर रहा है आईजीई की। उसके बाद है हमारे पास इंटरल्यूकिन 5। इंटरल्यूकिन 5 का क्या काम है? आईजीए के लिए। आईजीए की प्रोडक्शन करवाते हैं। आईजीए की प्रोडक्शन कराता है। उसके बाद है आपके पास इंटरल्यूकिन 6। 6 क्या कराता है? एक्यूट फेज रिएक्ट प्रोटीन प्रोडक्शन कराता है। अब एक्यूट के सी को ना आपने के लिखना है, स्टेक के ई ए से आपने याद रखना है, हॉट टी बोन स्टेक। बस इसमें याद रखना कि एस और टी से कुछ नहीं बनता, बाकी सबसे बन रहे हैं। अच्छा, हमने ये पढ़ लिया था एक्यूट फेज रिएक्टेंट। यहां से देखो, सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन का क्या काम है? इसने ऑप्सोनाइजेशन करानी है, ऑप्सोनिन। ठीक है। फिक्स करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को और फैसिलिटेट करता है फेगोसाइटोसिस को। और इसे मेजर क्लिनिकली एज नॉन स्पेसिफिक साइन ऑफ ऑनगोइंग इन्फ्लेमेशन। जितने भी हमारे पास बच्चे आ रहे होते हैं, खासतौर पे न्यूबॉर्न बेबी, वो काफी ज्यादा इल हो, तो हम क्या कराते हैं? सीआरपी। मैक्सिमम लोगों में हम सीआरपी करा रहे होते हैं। क्या क्या देखने के लिए? उनके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस देखने के लिए आपने सी रिएक्टिव प्रोटीन करानी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फेरिटिन। फेरिटिन क्या है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। फेरिटिन कौन सी फॉर्म है? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। हाँ, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है। अच्छा, ये बाइंड करती है सिक्वेस्टेड आयरन को टू इनहिबिट माइक्रोबियल आयरन स्किविंजिंग। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन कौन सा फैक्टर है? 1। क्लॉटिंग फैक्टर 1। ठीक है। अब इसने क्या करना है? कोगुलेशन फैक्टर है ना, ये प्रोमोट करता है एंडोथेलियल रिपेयर को और फिर कोरिलेट करता है विद द ईएसआर। अब ईएसआर क्या होती है वो हम आगे देखते हैं। हेप्टोग्लोबिन। हेप्टोग्लोबिन कहाँ से प्रोड्यूस हो रही थी? मैम जो हिमोलिसिस होती है, हिमोलिसिस होती है तो उसके बाद जो फ्री एचपी को बाइंड करता है। ये प्रोड्यूस लीवर कहाँ से से हो रहा था? लीवर से लिवर हाँ, से आगे आ रहा और था। ठीक है। अच्छा, ये बाइंड करता है एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब सेल वाली नहीं, सेल से बाहर वाली जितनी भी हीमोग्लोबिन है उसके साथ बाइंड करेगा और प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अब ये बीसीक्यू आया हुआ है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से कौन प्रोटेक्ट करता है? आपकी हेप्टोग्लोबिन प्रोटेक्ट करती है। अच्छा, उसके बाद है हेप्सिडिन। हेप्सिडिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेप्सिडिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हेप्सिडिन भी आपका हिपेटोसाइट लिवर सेल से प्रोड्यूस हो रहा है, हेप्सिडिन। ठीक है। इसका काम क्या है? पेरोपोर्टीन की एक्सप्रेशन को ये कम करता है और ट्रांसपोर्ट नहीं होने देता आयरन की, तो इसलिए वो वेरी मैक्रोफेजी से बाहर निकलते नहीं है और हीम बन नहीं पाती हमारे पास प्रॉपर।
गुड। ये इनहिबिट करता है आयरन की एब्जॉर्प्शन को इन द प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर आयरन की रिलीज को फ्रॉम द मैक्रोफेजेस। कैसे? बाय बाइंडिंग इट्स रिसेप्टर ऑफ द फेरोप्रोटीन, ठीक है, और काज करता है इंटरनलाइजेशन और डिग्रेडेशन को। अब ये जो हेप्सिडिन है, यहाँ देखो, ये रही हेप्सिडिन, ठीक है। इसका प्रोसीजर सारा यही, आपने सिर्फ इसका काम याद रखना है कि इसने करना क्या है, डिग्रेड करती है फेरोप्रोटीन को, जिसकी वजह से आपकी आयरन की जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी और फिर क्या होगा, डिक्रीज आयरन रिलीज फ्रॉम द मैक्रोफेजेस, ठीक है। और ये सारा कौन सी डिजीज में हो रहा होता है? सिट्रोप्लास्टिक एनीमिया भी, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, कोई भी क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो तो उसमें हेप्सिडिन हमारे पास पड़ जाती है। वेरी गुड डॉक्टर मेमोना, डॉक्टर समिया। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोकैल्सिटोनिन। प्रोकैल्सिटोनिन क्या करता है, इंक्रीजेस इन बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है, और नॉर्मल होता है ये वायरल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में दो चीजें बढ़ रही हैं, एक आपका प्रोकैल्सिटोनिन, और कौन से सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं, कौन से सेल इंक्रीज करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में? न्यूट्रोफिल्स। वेरी गुड, न्यूट्रोफिल। नेक्स्ट है सीरम अमाइलाइड ए। ये क्या करता है, प्रोलॉन्ग एलिवेशन कैन लीड टू सेकेंडरी एमाइलाइडोसिस। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव या फिर डाउन रेगुलेशन, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन हम लोग करा रहे होते हैं, उसमें क्या होता है, रिडक्शन कंजर्व अमाइनो एसिड फॉर द पॉजिटिव रिएक्टेंट्स। इसे नहीं याद रखना। ट्रांसफेरिन को देखो, ट्रांसफेरिन क्या है, ट्रांसपोर्ट फॉर्म है ना, ठीक है। ये क्या करता है, इंटरनलाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस टू सिक्वेस्टर द आयरन, मतलब ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थायरेटिन। ट्रांसथायरेटिन को क्या कहते हैं हम, प्री एल्ब्यूमिन भी कहते हैं। इसने क्या करना है, रिडक्शन कंजर्व अमाइनो एसिड फॉर पॉजिटिव रिएक्टेंट। ये नहीं याद होना चाहिए आपको, सिर्फ ये वाली चीज जो है ना, ट्रांसफेरिन, बस इसका पता होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, एरेथ्रो ईएसआर। ईएसआर हम काफी सारे जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे हमारी टीबी हो गई, कैंसर्स हो गए, रीनल डिजीज हो गए, उसमें हम कर रहे होते हैं। अब एरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता क्या है, हमारी जो आरबीसी है ना, उनके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इनके नेगेटिव चार्ज की वजह से जो आरबीसी की जैसे हम मतलब सोल्यूट रखते हैं ना किसी भी सॉल्यूशन में, मिक्स किया हुआ सोल्यूट, तो उसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट है वो रहता है, जो सोल्यूट होता है वो नीचे बेसमेंट में आ जाता है। इसी तरह जब हम ब्लड को रखते हैं किसी भी ट्यूब के अंदर, तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंटेशन हो जाती है आपकी आरबीसीज की, ठीक है। अब ये आरबीसीज कितना टाइम लेते हैं सेडिमेंट होने में, वो शो कराता है आपकी ईएसआर को। आरबीसी नॉर्मली रिमेन सेपरेटेड वाया नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे से ये सेपरेट रहते हैं। लेकिन अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फाइब्रिनोजन रिलीज होगा ना। प्रोडक्ट ऑफ इन्फ्लेमेशन क्या है, फाइब्रिनोजन है। उसने क्या करना है, कोट कर देना है आपके आरबीसी को, जिसकी वजह से आरबीसी के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना वो कम हो जाता है। तो उससे क्या होगा, आपकी आरबीसी की एग्रीगेशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। डेंसर आरबीसी क्या करते हैं, फर्स्ट रेट पे फॉल करते हैं, तो वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पिपेट में ना नीचे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। उसे आप क्या कहते हो, इंक्रीज ईएसआर कहते हो। इसे आप को टेस्ट भी कर सकते हो विद सी रिएक्टिव प्रोटीन। अच्छा, उसके बाद उन्होंने काजेस बताई हुई हैं, ईएसआर कब इंक्रीज होता है, कब डिक्रीज होता है। अच्छा, मुझे बताओ, एनीमियाज है, जितने भी एनीमिया है उसमें आरबीसी कम होता है या ज्यादा होता ज्यादा होता है एनीमिया में? नहीं, आरबीसी मैच तो डिक्रीज नहीं करेगा एनीमिया से। मैथ डिक्रीज नहीं करेगा, तो उससे क्या होगा, जब मैथ डिक्रीज होगा तो वो ज्यादा जल्दी बेसमेंट में बैठेगा, पिपेट में नीचे बैठेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से आपकी ईएसआर बढ़ेगी। जितने भी इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, इन सब में आपकी फाइब्रिनोजेन रिलीज होगी। अब ये जो इन्फ्लेमेशन है उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस, पोली माइल्जिया रुमेटिका, इन सब में क्या हो रहा है, हमारे पास ईएसआर इंक्रीज कर रही है। जितने कैंसर हैं, जैसे मेट्स हो गए, मल्टीपल माइलोमा हो गया, रीनल सेल डिसऑर्डर हो गए, और खास तौर पे ये याद रखना है आपने कि प्रेगनेंसी के अंदर ईएसआर आपकी बढ़ जाती है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ईएसआर डिक्रीज किस में होती है? अब देखो सिकल सेल एनीमिया में सिकलिंग हो जाती है ना आपकी आरबीसी की अल्टर्ड शेप की वजह से आपकी ईएसआर डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। पोलीसाइथीमिया है और फीटल हीमोग्लोबिन है, माइक्रोसाइटोसिस है और फाइब्रोएंजीनीमिया, इन सब में क्या हो रहा है हमारे पास ईएसआर डिक्रीज हो रही है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन। मैम ये अब जो मुझे बताओ एक्यूट इन्फ्लेमेशन पॉलीसाइथेमिया होती वाला क्या है? पॉइंट है डिक्रीज्ड ईएसआर में, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है ना कि इंक्रीज्ड आरबीसीज एंड डाइल्यूट एग्रीगेशन फैक्टर्स, ये काइंडली एक्सप्लेन करते हैं। पॉलीसाइथीमिया में क्या हो रहा है, आरबीसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब जब आरबीसी बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो उन्हें डिक्रीज तो नहीं होना चाहिए आपकी ईएसआर को, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि डाइल्यूशन एग्रीगेशन फैक्टर, मतलब जितना ज्यादा आरबीसी बढ़ रहा है, अब पॉलीसाइथीमिया में मजीद क्या हो रहा है, आपका जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो भी बढ़ रहा है, ठीक है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि ये डाइल्यूट एग्रीगेशन फैक्टर है, उसकी वजह से आपका ईएसआर कम हो रहा है। अगर खाली इंक्रीज आरबीसी होता ना, आपका ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना बढ़ रहा होता, फिर ये ईएसआर इसकी डिक्रीज ना होती। ओके मैम। अच्छा बताओ मुझे, एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होती है? Immediate response to नॉर्मली some बताओ kind इन्फ्लेमेशन। immediate response to some kind of infection, and it's characterized by edema or neutrophils in tissues. ठीक है, वेरी गुड। जो आपकी एक्यूट इन्फ्लेमेशन है ये रैपिड रिस्पॉन्स है, पहले तो ये याद रखो। दूसरा आप मुझे ये बताओ आपकी इसमें इम्यूनिटी कौन सी आएगी, इनेट इम्यूनिटी आएगी या कोई और इम्यूनिटी का कंपोनेंट इसमें इन्नेट आएगा? इम्यूनिटी। इनमेट। Innate इनेट जो immunity बाय होगी। बर्थ होती है उसने जो है ना एक्टिवेट करना होता है, ठीक है। एक हो गया रैपिड, दूसरा ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स टू किसी भी इंजरी को, किसी भी इंफेक्शन को, ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता क्या है, न्यूट्रोफिल आते हैं, फिर एडिमा होता है, और फिर क्या है, ये पार्ट है इनेट इम्यून सिस्टम का, मतलब ये हमारी बॉडी में ये सिस्टम बाय बर्थ एक्टिवेट है कि अगर भी कोई इंफेक्शन, कोई इन्फ्लेमेशन होगी तो ये एक्टिवेट होगा लाजमी। अच्छा, इस पे देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिएंट एंड अर्ली रिस्पॉन्स टू इंजरी आर इन्फेक्शन, ठीक है, करेक्टराइज बाय। अब इसमें होता क्या है, न्यूट्रोफिल होते हैं इन द टिश्यू, और इसमें होगा एडिमा लाजमी होगा, ठीक है। ये रैपिड इन ऑनसेट है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, और रिस्पॉन्ड रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम को, ठीक है। अच्छा, अब इसकी स्टिमुलाई कौन कौन से हैं, कोई भी इंफेक्शन है, कोई ट्रॉमा है, कोई नेक्रोसिस हो गई है, कोई फॉरेन बॉडी आ गई है हमारी बॉडी में, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिएटर्स। इसमें जो मीडिएटर्स हैं वो 6 टाइप के मीडिएटर्स इन्वॉल्व हैं। पहला है टूल लाइक रिसेप्टर, फिर है एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट, फिर कुछ सेल इन्वॉल्व है, फिर कंप्लीमेंट सिस्टम इन्वॉल्व है, फिर आपका हेगमैन फैक्टर जो है वो एक्टिवेट होता है, और उसके अलावा इन्फ्लेमासोम्स वो एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या है, सबसे पहले देखो टूल लाइक रिसेप्टर। जो टूल लाइक रिसेप्टर है, इनका काम पूछा हुआ है आपकी, ये बीसीक्यू है, ये करता है आपके पैथोजन को रिकॉग्नाइज। टूल लाइक रिसेप्टर क्या करता है, पैथोजन को रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट है आपका एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट। एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट कौन से होंगे? Prostaglandins वेरी और गुड। inter leukotrienes. ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन, ये क्या है हमारे पास, एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइट्स है। नेक्स्ट है हमारे पास सेल इन्वॉल्व। अब देखो एक्यूट है ना, तो उसमें क्या आएगा, न्यूट्रोफिल्स आएंगे, इओसिनोफिल आएंगे, मास्ट सेल आएंगे, बेसोफिल आएंगे, एंटीबॉडीज आएंगी, ये सारे सेल इसमें इन्वॉल्व होंगे। और साथ में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में माइक्रोब क्लियरेंस और डैमेज रिस्पॉन्स, ये दोनों आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हेगमैन फैक्टर। हेगमैन फैक्टर फैक्टर 12 है ना, ये इसका काम क्या है हेगमैन फैक्टर का? मैम क्लॉटिंग में मैम ये इन्वॉल्व वो होता है, क्लॉटिंग में इंट्रिंसिक आता है पाथ कि है। टिश्यू इंजरी से एक्टिवेट होगा। वेरी गुड। ट्रिगर करता है ये क्लॉटिंग को, और साथ में इन्फ्लेमेटरी पाथवेज को एक्टिवेट करता है। उसके बाद है इन्फ्लेमासोम। जो इन्फ्लेमासोम है वो क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं इंटरल्यूकिन 1 को फॉर इन्फ्लेमेशन। इंटरल्यूकिन 1 पढ़ा था ना हमने हॉट में, कि इन्फ्लेमेशन और फीवर काज करता है, तो वो इंटरल्यूकिन 1 को कौन एक्टिवेट करेगा, इन्फ्लेमासोम, ठीक है। अच्छा, बल्कि ये दिया हुआ है आपका, इन्फ्लेमासोम क्या है,
प्लाज्मिक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो कि रिकॉग्नाइज करती है प्रोडक्ट ऑफ डेड सेल को, माइक्रोबियल प्रोडक्ट को एंड क्रिस्टल को, ठीक है। क्रिस्टल जैसे हमारा यूरिक एसिड क्रिस्टल वगैरह होगा, ठीक है। उसकी वजह से ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन 1 को और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को। ये है आपका इन्फ्लेमासोम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास कंपोनेंट। अब इसमें दो तरह के कंपोनेंट इन्वॉल्व है, एक है वस्कुलर चेंजिंग्स और दूसरा है सेलुलर रिस्पॉन्स। अब वेसल के ऊपर कोई इंजरी हुई है, कुछ भी हुआ है, तो क्या होता है, इर्द गिर्द सारा एडिमा होना शुरू हो जाता है ना, रेडनेस होना शुरू हो जाती है, और ये वेसल क्या करेगी, वेसो डायलेट करना शुरू कर देगी, ठीक है। वेस्कुलर चेंजिंग्स में क्या होगा, वेसो डायलेशन होगी, इन्फ्लेमेशन होगी, एडिमा होगा। एडिमा किसकी वजह से होगा, जब यहाँ पे परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इस वेसल की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास सेलुलर रिस्पॉन्स। सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या आता है, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्रा विजेट कर देते हैं और एक्टिवेट हो जाते हैं। फर्स्ट करो, यहाँ से जो ल्यूकोसाइट गुजर रहे थे वो बाहर निकले, ठीक है। एक्स्ट्राविजेशन का क्या मतलब है कि वेसल से बाहर आना, वेसल से बाहर आए, आके क्या हुए, एक्टिवेट हो गए। देखो, सेलुलर में क्या है, एक्स्ट्रा विजेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट मेनली न्यूट्रोफिल फ्रॉम द पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल। अच्छा, ये आपका एमसीक्यू है, न्यूट्रोफिल कहाँ से एक्स्ट्रा विजेट करते हैं, आपके पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल से, ठीक है। एक्युमुलेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट इन फोकस ऑफ द इंजरी, तो उससे क्या होगा, ल्यूकोसाइट एक्टिवेशन होगी। जबकि वेस्कुलर रिस्पॉन्स में क्या था, हमारे पास वेसोडाइलेशन हो रही थी। वेसोडाइलेशन कैसे होगी, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो और फिर उसका स्टेसिस और इंक्रीज एंडोथेलियल परमिएबिलिटी। मुझे विर्चू ट्राइएट बताओ क्या होता है। एंडोथेलियल इंजरी, Endothelial स्टेसिस, stasis, hypercoagulability. वेरी गुड। हाइपरकोगुलेबिलिटी मुझे। और साथ में हाइपरकोगुलेबिलिटी, ठीक है। ये अब यहाँ पे ना वेस्कुलर में यूं समझ लो आपका वो जो पूरा विर्चू ट्राइएट वाला था ना, वो सारा इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ल्यूकोसाइट एक्स्ट्राविजेशन हैज 4 स्टेप। कौन कौन से स्टेप हैं, सबसे पहले है मार्जिनेशन, फिर है रोलिंग, फिर है एडिशन और फिर है ट्रांसमाइग्रेशन। ये आपका बीसीक्यू है और कई दफा रिपीट हुआ है आपके एसके सीरीज में। इसे याद कैसे रखना है, एम रेट नमोनिक से, एम रेट। ये पूछते हैं, इसका सीक्वेंस पूछते हैं, सीक्वेंस ऑफ एक्स्ट्राविजेशन ऑफ द ल्यूकोसाइट, तो क्या है, एम रेट है। एम से मार्जिनेशन, आर से रोलिंग, ए से एडिशन और टी से ट्रांसमाइग्रेशन, ठीक है। एंड माइग्रेशन, माइग्रेशन में क्या आता है, कीमो अट्रैक्टेंट आते हैं। बस ये वाला जो नमोनिक है ना, यही आपका बार बार रिपीट हुआ होगा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आउटकम। आउटकम क्या होगी, सबसे पहले या तो अब जैसे ये सारी इंजरी हुई तो उसके बाद क्या होगा, रेजोल्यूशन या फिर हीलिंग होगी। रेजोल्यूशन और हीलिंग में क्या आता है, इंटरल्यूकिन 10 इन्वॉल्व है और टिश्यू ग्रोथ फैक्टर है। अगर फर्स्ट करो हीलिंग नहीं होती, वो इन्फ्लेमेशन जो है वो परसिस्ट रहती है, तो परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन में क्या आएगा, हमारे पास इंटरल्यूकिन 8 आएगा। और वैसे भी 8 वर्ड हमने कहा है कि ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक वर्ड है, ठीक है। जैसे हमारे साइटोटॉक्सिक टी सेल थे, तो उसमें भी क्या था, 8 इन्वॉल्व था। इसकी टॉक्सिसिटी की वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन जो है वो परसिस्ट करती है, इंटरल्यूकिन 8। मतलब मैं सिर्फ याद करने के लिए ये बोला, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एप्सिस। या तो वहां पे परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होगी या फिर एब्सेस बनना शुरू हो जाएगी। जब एब्सेस होगी तो उसमें क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और साथ में फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद है आपका क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। हो सकता है कि वो इन्फ्लेमेशन आगे क्रोनिसिटी में चली जाए, तो उसमें क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटेशन और CD4 हेल्पर टी सेल की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ठीक है। अच्छा, या फिर क्या होगा, स्कारिंग होगी। स्कारिंग पॉसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ये सारे उसके आउटकम है, उसके रिजल्ट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मैक्रोफेजेस प्रीडोमिनेंट इन द लेट स्टेज ऑफ द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर एक्यूट इन्फ्लेमेशन का पूछें कि उसमें कौन से सेल है, तो सबसे पहले तो हमने लगाना कि न्यूट्रोफिल है। लेकिन अगर वो पूछें कि लेट स्टेज में कौन से आते हैं, तो लेट स्टेज में आपके मैक्रोफेजेस जो हैं वो प्रीडोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ल्यूकोसाइट एक्स्ट्राविजेशन, जो हमने ऊपर पढ़ा था। एक्स्ट्राविजेशन कहाँ से होती है, ये चीज आपकी इंपॉर्टेंट है। प्रीडोमिनेंटली अकर एट पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल, ये याद रखना, पोस्ट कैपिलरी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास इसके स्टेप कौन कौन से हैं, मार्जिनेशन एंड रोलिंग, ठीक है। यहाँ पे देखो,
सबसे पहले आता है मार्जिनेशन और रोलिंग। इसमें क्या इन्वॉल्व है? इसमें वेसल्स के ई सिलेक्टिन पी सिलेक्टिन इन्वॉल्व है, जो कि बनाता कौन है? हमारे पास वेबल प्लेट बॉडीज बनाती हैं। बॉडीज याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस याद होना चाहिए कि मार्जिनेशन और रोलिंग के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है? एक है ई सिलेक्टिन और दूसरा है पी सिलेक्टिन, बस। ठीक है। अच्छा, अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो क्या होगा? तो हमारे पास ल्यूकोसाइट एडहियन डेफिशिएंसी टाइप 2 होगा, जिसमें डिक्रीज हो जाएगा सेल लिवेस एक्स, ये वाला। ये जो रिसेप्टर है ना, ये डिक्रीज हो जाता है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन का पता हो। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास टाइट बाइंडिंग। टाइट बाइंडिंग में क्या होता है? टाइट बाइंडिंग में आपके दो चीजें इन्वॉल्व है, एक आई कैम 1, दूसरा है वी कैम 1। यहाँ पे देखो आई कैम आपको शो कराया हुआ है, आई कैम और वी कैम 1 इन्वॉल्व होते हैं किसमें? टाइट बॉन्डिंग में। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या होगा? ल्यूकोसाइट एडहियन डेफिशिएंसी टाइप 1 होगी। ठीक है। नेक्स्ट है डायबिटीज। अब ये जो डायबिटीज है, इसकी डेफिनेशन कई बार रिपीट हुई है आपके पेपर में। डायबिटीज क्या है? WBC एंडोथेलियल सेल्स के सेंटर से ट्रैवल करके बाहर निकल जाएंगे। वेरी गुड, बस यही है डायबिटीज। इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और पता होना चाहिए कि इसके साथ कौन सी चीजें इन्वॉल्व है। पी कैम 1, ठीक है। पी कैम 1 किसके साथ होता है? CD31 के साथ इन्वॉल्व, CD31, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए कीमोटैक्टिक मैम फैक्टर होते हैं। मार्जिनेशन एंड रोलिंग में अगर ई सिलेक्टिन और पी सिलेक्टिन दोनों के ही ऑप्शंस आए तो फिर कौन से सेलेक्ट करेंगे? अब मुझे एग्जैक्टली ना इसके एमसीक्यूज याद नहीं है, पर वो आते हैं कुछ इस तरह से। मार्जिनेशन और रोलिंग के आप पूछ रही हैं? यस मैम। हाँ, उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ई सिलेक्टिन एंड पी सिलेक्टिन। इसमें कोई मतलब सीक्वेंस नहीं है। अगर वो आपके पास हो एमसीक्यू तो मुझे भेज देना, अब फिर मैं देख लूंगी अगर उसका कोई सीक्वेंस है, लेकिन फिलहाल इसका मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई सीक्वेंस हो। ठीक है मैम। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइग्रेशन। माइग्रेशन में क्या हो रहा है? कीमोटैक्टिक फैक्टर सबसे पहले, ये तो आपने नहीं बोलना, C5a बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C5a ये कई बार आया हुआ है। उसके अलावा क्या आएगा? इंटरल्यूकिन 8 आएगा, ल्यूकोट्राइन B4 आता है, कैलक्रीन आता है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आते हैं, और N फॉर्मोमिथाइल पेप्टाइड ये भी आता है। ठीक है, लेकिन आपने C5a को नहीं भूलना। अच्छा, इसके जो BCQ आते हैं C5a वाले, एक तो वो ऑप्सोनाइजेशन वाला आता है कि ऑप्सोनाइजेशन में कौन से इन्वॉल्व हैं। ठीक है। फिर आता है आपके वेजो कंस्ट्रिक्शन में। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन मुझे बताओ जरा, कौन कौन से एजेंट कराएंगे? ल्यूकोट्राइन्स कराएंगे? बच्चों, वेजो कंस्ट्रिक्शन ल्यूकोट्राइन्स कराएंगे कि नहीं कराएंगे? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? नहीं, ग्लूकोट्राइन्स कराएंगे, थ्रोम्बोक्सिन्स आएगा वो भी कराएगा। हाँ, ल्यूकोट्राइन्स कराएंगे, आपके वेजो कंस्ट्रिक्शन थ्रोम्बोक्सिन A2 कराएगा। ठीक है, जो क्या है हमारे पास स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन को। उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये तीनों चीजें इन्वॉल्व होती हैं आपके वेजो कंस्ट्रिक्शन में। अच्छा, मुझे बताओ वेजो डायलेशन कौन कराएगा? ब्रेडिकाइनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स उसमें भी, और प्रोस्टासाइक्लिन्स भी। सारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन हैं वो इन्वॉल्व होंगे, प्रोस्टाग्लैंडिन I2, D2, E2, F2, और उसके अलावा ब्रेडिकाइनिन, और फिर इसमें प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी आएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा। याद करो, जब हमने एंडोथेलियल इंजरी पढ़ी थी उसमें कहा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, जो कि क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन, सॉरी, वेजो डायलेशन कराता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एनाफाइलेक्सिस। एनाफाइलेक्सिस में कौन से इन्वॉल्व होंगे? C3a एंड C5a। वेरी गुड, C3a, C4a और C5a ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, फिर है हमारे पास न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट। इसे मैंने याद किया था, जो न्यूट्रोफिल है ना, ये एक बंदा है और इसकी फैमिली है 5 बंदों की, और उन्होंने कहना है कि हम ना A1 कार में जाएंगे, तो C5a। न्यूट्रोफिल में C5a, ये मेरे टाइम ये BCQ आया था। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ल्यूकोट्रेन जो है B4 है, और साथ में इंटरल्यूकिन 8 है। ये सब किस में आते हैं? न्यूट्रोफिल कीमो अट्रैक्टेंट में आते हैं। लेकिन अगर इसका सीक्वेंस आपसे पूछें तो वो क्या होगा? ग्लूकोट्राइन्स B4 को प्रेफर करेंगे, इट इज हाँ, मोस्ट पोटेंट। ल्यूकोट्राइन, वेरी गुड,
ल्यूकोट्राइन B4 is greater than C5a is greater than interleukin 8। ये इसका सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्सोनिन्स। ऑप्सोनिन्स में क्या होगा? IgG, C3b। हाँ वेरी गुड। C3b और IgG ये क्या कराते हैं? ऑप्सोनाइजेशन कराते हैं, ठीक है। उसके बाद है साइटोलाइसिस। लाइसिस को मैं यूं याद रखती थी कि लाइसिस हो गई है, कोई चीज टूट गई है तो अब अगला बंदा ना अंधा हो गया, उसे चीजें नजर नहीं आ रही, तो C5B9। अब इस B9 को ना मैंने बिनाइन से याद किया था, अंधा होना, ठीक है। आपको जैसे याद रहता है वैसे कर लो। अच्छा अब ये क्या करता है? ये करता है साइटोलाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। उसके बाद है हमारे पास पेन मीडिएटर इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन। कौन से होंगे? कल पढ़ा था हमने पेन मीडिएटर। prostaglandin E2 and bradykinin. ब्रेडिकाइनिन। ठीक है। ब्रेडी और इसमें सीक्वेंस क्या है? Bradykinin प्रेफर करेंगे, मोस्ट वेरी पोटेंट। गुड, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। अब मुझे बताओ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या होती है? If it persists for more than 6 months, वेरी गुड। अगर तो प्रोलॉन्ग इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है, इसमें क्या होगा? मैक्रोफेजेस आना शुरू हो जाएंगे, आपके लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा? सेल डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन डिस्ट्रक्शन के साथ साथ रिपेयर भी होते रहेंगे, जैसे एंजियोजेनेसिस और फाइब्रोसिस भी स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें ना दो चीजें होंगी, कैन फॉलो एक्यूट इन्फ्लेमेशन, या तो ये फिर वापस एक्यूट इन्फ्लेमेशन की तरफ चला जाएगा, या फिर क्या होगा? इसमें सेल्स आएंगे, हेल्पर टी सेल 1 आएगा, हेल्पर टी सेल 2 आएगा, ठीक है। अब दोनों सेल्स का अलग-अलग काम है। जो आते हैं आपके पास हेल्पर टी सेल 1, उन्होंने सेक्रीट करना होता है इंटरफेरॉन गामा को। अब ये इंटरफेरॉन गामा क्या करता है? ये प्रो इन्फ्लेमेटरी मैक्रोफेजेस को प्रोमोट करता है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? आपका क्लासिकल पाथवे जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। जबकि जो हेल्पर टी सेल 2 है, इसने सेक्रीट करना होता है इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 13। उससे क्या होगा? ये इनकरेज करेगा मैक्रोफेजेस को कि भाई एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट बनाओ, यहाँ पे हमने रिपेयरिंग का काम करना है। मतलब दोनों काम सिमल्टेनियसली चल रहे हैं। एक वो सेल हैं जो कि इन्फ्लेमेशन काज कर रहे हैं, दूसरे वो सेल हैं जिन्होंने रिपेयर का काम शुरू कर देना है, ठीक है। अब इसका स्टिमुलाई देखो क्या है। स्टिमुलाई है हमारे पास परसिस्टेंट इन्फेक्शन, जैसे हमारे पास टीबी है, फंगस है, वायरल इन्फेक्शन है। और मुझे ये बताओ कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कौन सा होगा? ये टीबी में कौन सा होता है? टाइप 4। 4। टाइप 4, वेरी गुड। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में जो इन्फेक्शन होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, वो होगा टाइप 4। इसके अलावा आपका ऑटोइम्यून डिजीजेस भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, या कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है। अब मीडिएटर, अब इसमें मीडिएटर कौन से हैं? मैक्रोफेजेस वो कह रहे हैं प्रीडोमिनेंट है, डोमिनेंट सेल इसमें मैक्रोफेजेस ही होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से इंटरेक्शन ऑफ द मैक्रोफेजेस और टी सेल होता है। अब देखो यहाँ पे दो चीजें जो मैंने बताई हैं आपको, हेल्पर टी सेल 1 और हेल्पर टी सेल 2। हेल्पर टी सेल 1 ने क्या सेक्रेट करना है? इंटरफेरॉन गामा। अब इस इंटरफेरॉन गामा ने क्या करना है? प्रो इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट बढ़ाने हैं, क्लासिकल पाथवे को एक्टिवेट करना है, मैक्रोफेज आएंगे, ठीक है। जो है हेल्पर टी सेल 2, उसने क्या सेक्रेट करना है? इंटरल्यूकिन 4 करना है, इंटरल्यूकिन 13 करना है। उससे क्या होगा? मैक्रोफेजेस अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका रिपेयर का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। आगे है हमारे पास आउटकम। आउटकम क्या है इसमें? या तो स्कारिंग शुरू हो जाएगी, या फिर जैसे अमाइलोइडोसिस, नियोप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह। ये बेशक ना याद रखो आप, बस आपको हेल्पर टी सेल 1 और 2 क्या करते हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन में, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग में सबसे पहले आता है टिश्यू मीडिएटर। एक मिनट आसान हो जाए। अच्छा देखो, वुंड हीलिंग में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है? सबसे पहले आपके पास फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ने क्या करना है? एंजियोजेनेसिस, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर है ना, फाइबर्स को इसने बनाना है, तो उसने क्या करना है? एंजियोजेनेसिस को स्टिमुलेट कर देना है, ठीक है। उसके बाद है आपके पास टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा। इसने क्या करना है? एंजियोजेनेसिस करनी है और साथ में फाइब्रोसिस करनी है। फिर है आपके पास वेसल एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। वेसल्स, उसका नाम ही बता रहा है, वेसल्स बनेंगी, मतलब स्टिमुलेट करेगा एंजियोजेनेसिस को। उसके बाद है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, सॉरी, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इसने क्या करना है? ये सेक्रीट करता है एक्टिवेटेड प्लेटलेट और मैक्रोफेजेस को, जिन्होंने
इंड्यूस करना है वेस्कुलर रीमॉडलिंग को, और स्मूथ मसल की सेल की माइग्रेशन को इंक्रीज करता है। उससे क्या होगा, स्टिमुलेट होगा फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर फॉर द कोलेजन सिंथेसिस, क्योंकि हमें फिर कोलेजन चाहिए। सबसे पहले वीक कोलेजन आती है, उसके बाद उसकी जगह स्ट्रॉन्ग कोलेजन रहती है। अब मुझे बताओ कि कितना टाइम लगता है वुंड हीलिंग में? एक महीना? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुंड है उसके लिए 3 मंथ चाहिए आपको, 3 मंथ्स। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मिटेलोप्रोटीनेज। मिटेलोप्रोटीनेज यूज होता है आपके पास टिश्यू रीमॉडलिंग में, और ये बीसीक्यू आपका आया हुआ है टिश्यू रीमॉडलिंग वाला, ठीक है। इसे याद रखो कि मॉडल है जिसने ना मेटल की प्लेट के ऊपर चलना है, ठीक है, मेटल प्लेट पे, और इसका सीक्वेंस क्या होता है, एमसीई। मिटेलोप्रोटीनेज इज ग्रेटर देन कोलेजिनेज इज ग्रेटर देन इलास्टेज। नेक्स्ट है हमारे पास ईजीएफ, एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर। इसने क्या करना है, स्टिमुलेट करना है ग्रोथ वाया टायरोसिन काइनेज। अच्छा, आगे हमारे पास फेजेस ऑफ वुंड हीलिंग दिया हुआ है। वुंड हीलिंग के 3 फेजेस है हमारे पास। सबसे पहले है इन्फ्लेमेटरी फेज, फिर है प्रोलिफरेटिव फेज, और उसके बाद है आपका रीमॉडलिंग फेज। जो है इन्फ्लेमेटरी फेज, वो कितने दिन तक चलता है, अप टू 3 days आफ्टर वुंड। कोई कट वगैरह लगा उसके 3 दिन तक आपके इन्फ्लेमेटरी फेज चलेगा, ठीक है। इसमें जो सेल आते हैं वो कौन से आएंगे, प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस, ठीक है। अब इनका काम क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है इसका, ये क्लॉट फॉर्मेशन करेंगे, इंक्रीज करेंगे वेसल की परमिएबिलिटी को। न्यूट्रोफिल यहाँ पे माइग्रेट होंगे, जाहिर सी बात है जब कट लगा है तो न्यूट्रोफिल ने तो आना है यहाँ पे, ठीक है। वेसल की परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, वहां पे एडिमा होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर खून वगैरह आ रहा है, उसमें ब्लीडिंग हो गई है, तो क्लॉट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। और मैक्रोफेजेस डेब्रिस क्लियरेंस होगी अप टू 3 days, ठीक है। सॉरी, 2 days लेटर जो है ना, ये क्लियरेंस स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव में क्या है, Day 3 to weeks आफ्टर वुंड, ठीक है। Day 3 से ये स्टार्ट होता है और उसके बाद इसे काफी हफ्ते लग जाते हैं। इसमें क्या आता है, फाइब्रोब्लास्ट आएंगे, मायोफाइब्रोब्लास्ट आएंगे, एंडोथेलियल सेल आएंगे, केराटिनोसाइट आएंगे और मैक्रोफेजेस आएंगे। अब मैक्रोफेजेस जो आएंगे उनका काम क्या है, जो डेड सेलुलर डेब्रिस है उन्हें इनगल्फ कर देगा, ठीक है। जो फाइब्रोब्लास्ट और मायोफाइब्रोब्लास्ट हैं, इन्होंने न्यू जो वेसल्स की एपिथेलियम बननी है उसमें हेल्प करना है, ठीक है। एंडोथेलियम भी उसी के ऊपर आ जाएगी। अच्छा, इसमें है क्या, डेपोजिशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू एंड टाइप 3 कोलेजन, ठीक है। कौन सी, टाइप 3 कोलेजन आती है और डेपोजिशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू होती है। अच्छा, मुझे बताओ कि कोलेजन जो है, स्ट्रेंथ कोलेजन की कौन सी होगी, टाइप 1 की, 2 की, 3 की, 4 की? टाइप 1। 1 टाइप 1 की। जो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी, वो मतलब जितना आप नीचे जाते जाओगे या बढ़ते जाओगे इन नंबर, उतना ज्यादा वो कोलेजन जो है वो वीक होती जाएगी। अब देखो ये कोलेजन कौन सी कहाँ पे होती है, जो टाइप 1 कोलेजन है हमारी, वो कहाँ होती है, टाइप 1। 90% ऑफ द कोलेजन इन आवर बॉडी जो है वो टाइप 1 है। जैसे हमारे स्किन है, हेयर है, नेल है, इन सब में क्या होती है, टाइप 1 होती है। टाइप 2 कहाँ पे होती है, हमारी जो इलास्टिक कार्टिलेजेस है, जैसे ईयर हो गया, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसकी, टाइप 2 कोलेजन की। टाइप 3 कहाँ पे होती है, टाइप 3 हमारी इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। इसके अलावा ब्लड वेसल्स और मसल्स में। टाइप 4 कहाँ पे होगी, टाइप 4 मेनली जो एग व्हाइट है उसमें होती है, और ये क्या बनाती है, बेस बनाती है। 4 को याद रखो आप फ्लोर से, फ्लोर, ठीक है। फ्लोर मतलब बेसमेंट, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है ना वो बनाती है, इंक्लूडिंग किडनी, जो किडनी की बेसमेंट मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें। अच्छा, नेक्स्ट है टाइप 5। 5 जो है वो कहाँ पे होगी, आपकी कॉर्निया और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल टिश्यूज जो है उनमें होती है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एपिथेलियल सेल प्रोलिफरेशन, डिसोल्यूशन ऑफ द क्लॉट, वुंड कंट्रैक्शन। ये सारा कुछ किस में हो रहा है, आपके प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर हो रहा है। अब यहाँ पे 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक ये कि डिले सेकंड फेज ऑफ द वुंड हीलिंग इन विटामिन सी एंड कॉपर डेफिशिएंसी। अगर तो वुंड हीलिंग चल रही है, ठीक है, लेकिन विटामिन सी और कॉपर की डेफिशिएंसी है आप में, तो फिर जो प्रोलिफरेटिव फेज है ये क्या हो जाएगा, डिलेड हो जाएगा। ये आपका एमसीक्यू है।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास रीमॉडलिंग। रीमॉडलिंग में क्या आता है, फाइब्रोब्लास्ट आते हैं, ठीक है। रीमॉडलिंग स्टार्ट होती है विद इन 1 वीक टू 6 मंथ आफ्टर वुंड। इसमें होता क्या है, टाइप 3 कोलेजन जो है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द टाइप 1 कोलेजन, क्योंकि टाइप 3 जो है वो तो वीक थी, टाइप 1 जो है वो अच्छी थी, ठीक है। इसी वजह से टाइप 3 जो है वो रिप्लेस हो गई टाइप 1 से, और उससे क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जो आपके टिश्यू की स्ट्रेंथ है, टेक्सटाइल स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कोलेजिनेज कोलेजिनेसिस रिक्वायर जिंक टू फंक्शन ब्रेक डाउन टाइप 3 कोलेजन। अब सबसे पहले क्योंकि आई टाइप 3 कोलेजन, ठीक है। अब कोलेजिनेस को चाहिए जिंक, तो वो क्या करेगा, इस टाइप 3 कोलेजन को तोड़ के टाइप 1 कोलेजन में चेंज कर देगा। इसका क्या मतलब है कि अगर तो हुई जिंक की डेफिशिएंसी, तो उसने क्या करना है, आपकी वुंड हीलिंग को अच्छा नहीं रखना, ठीक है। अब जिंक की डेफिशिएंसी काज क्या क्या करती है, देखो, आपके हेयर थिन हो जाएंगे, हेयर लॉस होगा, वीक इम्यून सिस्टम और इंक्रीज हो जाएगा ब्लड शुगर, व्हाइट स्पॉट ऑन द नेयर बनेंगे, ऑन द नेल बनेंगे, ठीक है। ड्राई स्किन होगी, एक्नी हो सकती है, एक्जिमा हो सकता है, डिक्रीज लिबिडो और इरेक्टाइल डिसफंक्शन और इनफर्टिलिटी हो सकती है। साथ में क्या होगा, ड्राई आईज, ब्लड वियन, स्मेल डिसऑर्डर, टेस्ट डिस्टरबेंस और म्यूकोजल इन्फ्लेमेशन। ये सारा कुछ किसकी वजह से हो रहा है, जिंक की डेफिशिएंसी से हो रहा है। और ये जिंक के जो है ना 2 एमसीक्यू आपके आए हुए हैं एस के सीरीज में, खासतौर पे एस के पिंक में है ये। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास जिंक डेफिशिएंसी क्या करेगी, लीड टू डिलेड वुंड हीलिंग, ठीक है। एक तो आपकी जिंक की डेफिशिएंसी होगी और दूसरा किसकी डेफिशिएंसी डिलेड वुंड हीलिंग कराती है, विटामिन सी और विटामिन कॉपर। सी, कॉपर। वेरी गुड, विटामिन सी और कॉपर। अब देखो विटामिन सी की डेफिशिएंसी क्या क्या काज करा रही है, क्रॉक स्क्रू हेयर कराती है, स्पंजी सोर गम्स होंगे, इजी ब्रूजेबिलिटी, स्वॉलन जॉइंट्स होते हैं, वुडी लेग होगी, ठीक है, और लूज टीथ और हेमरेज विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन। मुझे बताओ ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन में क्या क्या होता है, एपिथेलाइड सेल होता है, जैंट मैक्रोफेज होते हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स। ये देखो, फोकस ऑफ द एपिथेलाइड सेल हो गया, ठीक है, जो क्या होते हैं, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस होते हैं। उसके अलावा ये दरमियान में फोकस आ गया। अच्छा, उसके इर्द गिर्द क्या आ गया, आपके लिम्फोसाइट आ गया, और फिर क्या आ गया, मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल हो गए, ठीक है। ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, ग्रेन्युलोमा बना रहे हैं। अब ये जो ग्रेन्युलोमा है हमारे पास दो तरह का होता है, एक केजिएटिंग होता है, दूसरा नॉन केजिएटिंग होता है। ये आपको पता है कि केजिएटिंग टीबी में होता है, नॉन केजिएटिंग जो है सार्कोइडोसिस वगैरह में। केसिएटिंग में क्या होगा, हमारे पास सेंट्रल नेक्रोसिस होती है, ठीक है, और इन्होंने उसकी इटियोलॉजी टीबी और फंगल इन्फेक्शन बताई हुई है। जबकि नॉन केसिएटिंग में क्या होता है, कोई सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती, ठीक है, और इसमें इटियोलॉजी सार्कोइडोसिस और क्रोन डिसीज बताई हुई है। और जो ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ये होती क्या है, ये पैटर्न है क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का, जिसमें क्या है, आपके टी सेल प्रेजेंट है, जैसे आपके टीबी वगैरह में टी सेल होते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट इन्फ्लेमेशन होती है, फाइब्रोसिस होता है, और उसके बाद क्या होता है, ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा, इसमें मैकेनिज्म क्या है, क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म क्या है, इसमें जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है ना, एंटीजन प्रेजेंटेशन वो होती है आपकी एपीसी की वजह से, ठीक है। फिर आपके जो हेल्पर टी सेल 1 है वो डिफरेंशिएट होते हैं बाय इंटरल्यूकिन 2। अब याद रखना कि सॉरी, इंटरल्यूकिन 12। इंटरल्यूकिन 12 क्या करती है, हेल्पर टी सेल 1 को डिफरेंशिएट कर देती है, उससे क्या रिलीज होगा, इंटरफेरॉन गामा रिलीज होगा। फिर क्या होगा, सेक्रीशन ऑफ हेल्पर टी सेल 1, उन्होंने क्या करना है, मैक्रोफेज की एक्टिवेशन करनी है और ग्रेन्युलोमा फॉर्मेशन करनी है। अब यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएशन है, इंक्रीज होती है ड्यू टू 1 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज एक्टिविटी इन द मैक्रोफेजेस, और ये इनहेंस करती है विटामिन डी की एक्टिविटी को, हाइपरकैल्सीमिया एसोसिएशन। अच्छा, मुझे ये बताओ, जो डेड और डैमेज टिश्यू होते हैं उनके अंदर जो कैल्शियम डेपोजिशन होती है वो कौन सी टाइप की होती है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डिस्ट्रोफिक। डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। अब यही जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ना, या यहाँ पे जो हाइपर कैल्सीमिया हो रहा है, वो इंक्रीज हो जाएगा किसकी वजह से, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज की एक्टिविटी की वजह से, अल्फा 1 हाइड्रोक्सीलेज की एक्टिविटी की वजह से, ठीक है। और ये क्या करता है, इनहेंस करता है विटामिन डी की एक्टिविटी को। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास
ये सारा वही बताया हुआ है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। एंटीजन, एपीसी, फिर इंटरल्यूकिन 12 ने इन्हें एक्टिवेट कर दिया टी सेल को, फिर वहां से हेल्पर टी सेल 1 रिलीज हुए। हेल्पर टी सेल 1 ने क्या किया, आपकी इंटरफेरॉन गामा को रिलीज किया। इंटरफेरॉन गामा ने क्या किया, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट किया। इन्होंने क्या किया, टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर रिलीज किया। अब इस टिश्यू नेक्रोटिक फैक्टर ने क्या किया, यहाँ पे ये सारा ये जो प्रोसीजर हो रहा है, ये ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, जेंट सेल आ गया। अब देख लो जेंट सेल कहाँ पे है, ये वाले जेंट सेल हैं, ठीक है। एपिथेलाइट, फाइब्रोब्लास्ट और लिम्फोसाइट, ये एग्रीगेट किया और ये बन गया हमारे पास ग्रेनुलोमा। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एटियोलॉजी, ये हमने डिस्कस कर ली हुई है अभी। नेक्स्ट है हमारे पास स्कार फॉर्मेशन। स्कार फॉर्मेशन क्या होती है, याद रखना, स्कार फॉर्मेशन एक चीज करा रही है, कौन सी, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा, ठीक है। इसने क्या करना है, एक्सेस टिश्यू ग्रोथ फैक्टर बीटा इज एसोसिएटेड विद अबेरेंट स्कारिंग, ठीक है। होता क्या है, स्कार फॉर्मेशन जब रिपेयर सही तरह से नहीं हो पाता, सेल की रीजनरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या नॉन रीजनरेटिंग जो सेल हैं टू स्वेयर या एक्यूट क्रोनिक इंजरी, वो रिप्लेस हो जाते हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू। और इसमें 70 to 80% ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ रिगेन्ड होती है एट 3 मंथ, ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं हमारी स्कार जो है, एक है हाइपरट्रॉफिक स्कार और दूसरा है किलाइट स्कार। जो हाइपरट्रॉफिक स्कार होता है उसके अंदर याद रखना हमेशा टाइप 3 कोलेजन होती है, हाइपरट्रॉफिक में टाइप 3 होती है, और ये विद इन द लिमिट रहता है। देखो ये विद इन द लिमिट है, ठीक है, और क्या है, टाइप 3 कोलेजन है। जो हमारे पास होता है कीलाइट, इसके अंदर क्या होता है, इसमें टाइप 1 और टाइप 3 दोनों कोलेजन मौजूद होते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, देखो ये क्लॉ लाइक बन गया ना, ठीक है, इसकी एक्सटेंशन जो होती है, और ये अपनी लिमिट से बाहर हो जाता है। इसे यूं याद रखो कि जो काले लोग होते हैं वो अपनी लिमिट से बाहर हो जाते हैं। कोई ऑफेंस नहीं है वैसे, याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, हमारे पास जो ग्रोथ है वो डिसऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में होती है, जबकि जो कोलेजन की ऑर्गेनाइजेशन इन द हाइपरट्रॉफिक स्कार है वो क्या है, पैरेलल वे में है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे ये जो किलाइड है ना, इसके भी बीसीक्यू आए में और हाइपरट्रॉफिक स्कार के भी आए में हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल क्या होता है बच्चों, क्या हुआ है आज, कोई मसला है आप लोगों को? नहीं, तो बोलो तो सही, क्या होता है सेल साइकिल, व्हाट इज सेल साइकिल? सेल साइकिल जो है वो होता है जिसमें साइकिल की ग्रोथ होती है अंडर फॉलोइंग स्टेप, जिसमें G1 फेज है, G2 है, M है, S फेज है। ठीक है, स्पेस है। अच्छा, मुझे लगा था आपने ये ऐड पे काशिफ, मैं अभी देख रही हूँ, मुझे आवाज का पता नहीं चलता। लेट ज्वाइन किया मैम, मैंने सोया हुआ था। अच्छा ठीक। अच्छा देखो, सेल साइकिल में क्या क्या हो रहा है जिसमें सेल की ग्रोथ बढ़ रही है आपकी। सबसे पहले आपका ये है G1 फेज है, एस फेज है। एस फेज को क्या कहते हैं, डीएनए रेप्लिकेटिव फेज है या सिंथेसिस फेज है। जो G2 फेज है ये क्या है, ये प्रिपेयर करता है फॉर द माइटोसिस, ठीक है। उसके बाद आपकी स्टार्ट होती है एम फेज। एम फेज में क्या होता है, एम फेज में सेल डिवीजन शुरू होती है, जिसमें आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। ये सारा क्या है, माइटोसिस है। अब सबसे पहले देखो इंटरफेज, इंटरफेज में क्या होगा, इंटरफेस में ये सारी चीजें आती हैं आपकी, G1 फेज, एस फेज और G2 फेज, ये वाली, यहां से यहां तक ये क्या है, हमारे पास इंटरफेज है, ठीक है। अब G1 फेज में देखो क्या है, G1 है हमारे पास गैप 1 फेज, इसमें सेल का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ इंश्योर किया जाता है कि हर चीज आपके डीएनए के बनाने के लिए जरूरी जो चीजें मौजूद हैं हमारी बॉडी में या नहीं है, ठीक है, सिर्फ इंश्योर किया जाता है। अब फर्ज करो आप किसी पार्टी में जा रहे हो, पार्टी में जाने के लिए आप देखते हो, अच्छा मेरे पास कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी है, सब पहनने के लिए, दिस इज योर G1 फेज। अब आ जाता है आपका सिंथेसिस फेज। सिंथेसिस फेज में क्या होगा,
यहाँ पे होता है डीएनए की रेप्लिकेशन, और ये आपका बीसीक्यू है कि डीएनए की रेप्लिकेशन कौन से फेज में होती है, तो वो है सिंथेसिस फेज में। इसके अलावा जो क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन है उसका भी सिनेरियो आता है कि क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन किस फेज में होती है, तो वो डीएनए फेज में, वो सिंथेसिस फेज में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है आपके पास G2 फेज। G2 फेज में क्या हो रहा है, G2 इंटरवल, सबसे पहले पूछते हैं कि G2 का फेज कौन सा है, मतलब किस दो फेजेस के दरमियान है। पहला एमसीक्यू ये है, एस फेज और एम फेज के दरमियान में जो फेज आता है वो है आपका G2 फेज, पहला एमसीक्यू। दूसरा आता है कि मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है, तो वो भी यही है, G2 फेज along with माइटोसिस। पहले G2 को चूज करोगे, G2 नहीं है, 2 नहीं है, तो फिर आपने माइटोसिस फेज को चूज करना है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपका माइटोसिस फेज। अब माइटोसिस फेज क्या होता है, इसमें यह है कि आपके डॉटर सेल से सॉरी, जो पेरेंट सेल है उससे बनते हैं आपके डॉटर सेल। सबसे पहले आता है आपका प्रोफेज। अब प्रोफेज में न्यूक्लियोलस विद इन द न्यूक्लियस जो है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है प्रोफेज में, ठीक है। और ये प्रोफेज, अब प्रो बंदा जो है ना, प्रो बंदा सबको नजर आता है, अच्छा ये भाई बहुत ज्यादा प्रो है। अब जैसे क्लास में डॉक्टर काशिफ बहुत बोल रहे हैं, फर्स्ट करो, मैं कहती हूँ कि भाई काशिफ तो बहुत प्रो है, तो ये क्या है हमारे पास, प्रो, ठीक है। प्रो में क्या है, न्यूक्लियोलस डिसॉल्व होना शुरू हो गया। नेक्स्ट, क्रोमोसोम फर्स्टली विजिबल कौन से फेज में होते हैं, ऑन द पैरेलल क्रोमाटिड, तो क्या होगा वो आपका प्रोफेज। पैरेलल क्रोमाटिड के ऊपर जो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं वो क्या होगा आपका प्रोफेज में। ये दो एमसीक्यू हो गए। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, एक्चुअली इसके बाद ना आपका प्रो मेटाफेज भी आता है। प्रो मेटाफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिस्टरप्ट होना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर आता है आपका मेटाफेज। मेटाफेज में होता है क्रोमोसोम अलाइन ऑन द मेटल प्लेट, और ये आपका एमसीक्यू है। तो मैंने इसे यूं याद किया था कि एक मेटल की प्लेट है, उसके ऊपर ना क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेटाफेज है। और क्रोमोसोम अरेंज देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ स्पिंडल, ये भी एमसीक्यू आता है। यहाँ पे थिकेस्ट होते हैं क्रोमोसोम, और बेस्ट क्रोमोसोमल स्टडी फेज कौन सा है, वो भी मेटाफेज है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे से जुदा होना शुरू हो जाते हैं, अपोजिट मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो टीलोफेज है, टीलोफेज इन सब का बरक्स है, इन सब का रिवर्स है, ठीक है। सारा कुछ रिवर्स होना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस डेवलप होना शुरू हो जाएगी, और क्रोमोसोम डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं, और क्रोमोसोम से दो डॉटर क्रोमाटिड बनते हैं। अब डॉटर क्रोमाटिड किस में बनेंगे, टीलोफेज में बनेंगे। आई थिंक यहाँ पे चीजें समझ आ गई हैं। अब मुझे बताओ कि G2 फेज कौन सी फेजेस के दरमियान है, S phase and है mitosis. तो और है। एस फेज और मेटा फेज, ठीक है। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव फेज कौन सा है, G2 G2 फेज। है, फिर G2. M है। ठीक है। और क्रोमोसोम फर्स्ट टाइम विजिबल कौन से फेज में होंगे, मेटाफेज। मेटाफेज। प्रो फेज में होंगे। प्रो फेज में होंगे। मैंने कहा भी है, जो प्रो बंदा है जो बहुत ज्यादा विजिबल है वो कौन से फेज में होगा, वो यही प्रो फेज, अच्छा, उसमें ठीक है। अलाइन होंगे। हाँ, मेटा फेज में अलाइन होते हैं ऑन द मेटल प्लेट, यूं याद रखो, मेटा फेज ऑन द मेटल प्लेट। अच्छा, और मुझे बताओ कि क्रोमाटिड कौन से फेज में बन रहे हैं, एनाफेज में बन रहे हैं। कौन से, एनाफेज। क्रोमाटिड, दो डॉटर Prophase, ma'am. क्रोमोसोम टीलोफेज में नहीं बनेंगे। एट द एंड यही टीलोफेज बचता है ना आपके पास, जिसमें दो डॉटर क्रोमोसोम बन रहे हैं। जो एनाफेज है उसमें तो अपोजिट मूव कर रहे हैं। अच्छा, और डीएनए सिंथेसिस फेज कौन सा है, G1 नहीं, एस S फेज है। एस S। एस फेज। बस आई थिंक, बस थोड़ा सा रेक्टाफाई कर लेना, ये चीजों को आसान हो जाएंगी। डॉक्टर आयशा, ये क्रोमाटिड्स एनाफेज में नहीं बन रहे होते? क्रोमाटिड आपके टीलोफेज में बन रहे होते हैं। क्रोमोसोम विद 2 क्रोमाटिड फॉर्म इन द टीलोफेज। जो आपका एनाफेज है ना, वो क्या करता है, वो काइनेटोकोर को सेपरेट करता है और क्रोमोसोम को मूव करता है टुवर्ड्स द अपोजिट साइड। वो ऐसा है कि क्रोमोसोम जैसे अपोजिट मेटाफेज साइड। में वो अलाइन हो जाते हैं ना एक प्लेट पे हाँ, आके, तो वो एनाफेज में आके वो डिफरेंट, मतलब वो साइड पे चले जाते हैं। जैसे मतलब एक स्पिंडल बन जाता है ना, तो स्पिंडल अलग हो जाता है।
तो वो अच्छा, होता है ठीक है। उसमें। और जो बाद में बनता है ना, मतलब जो बाद में चीजें न्यू बनने लग जाती है, वो फिर टीलोफेज बनने लग जाती है। ठीक ठीक, थैंक यू। अच्छा, अब देखना है आपने सेल टाइप कौन कौन से होते हैं। या तो हमारे पास परमानेंट सेल हैं, या फिर स्टेबल सेल हैं, या फिर लेबाइल सेल है। जो परमानेंट सेल है ना, वो हमेशा इस फेज में रहेंगे, ये वाली जो जी नॉट फेज है। ठीक है, उन्होंने आगे ना रीजनरेट होना है, ना ही डिवाइड होना है, रिमेन इन जी नॉट फेज। ठीक है, रीजनरेट फ्रॉम द स्टेम सेल। अच्छा, इनमें क्या आता है, हमारे पास न्यूरॉन आता है, स्केलेटल मसल आता है, कार्डियक मसल आता है, और आरबीसी आता है। ये वो चीजें हैं जो वापस रीजनरेट नहीं होती, एक दफा खत्म तो बस बस बात खत्म। चाहे स्केलेटल मसल है, चाहे कार्डियक है, चाहे आरबीसीज हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास आपका स्टेबल। स्टेबल सेल टाइप कौन सी होती है, जो एंटर होती है G1 फेज फ्रॉम द G0 फेज व्हेन स्टिमुलेटेड। अगर जरूरत होगी तो ये G1 से G0 से G1 फेज में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है। ये कौन से हैं स्टेबल वाले, हिपैटोसाइट है, लिम्फोसाइट है, पीसीटी है, पेरियोस्टियल सेल है। इसी प्रॉपर्टी की वजह से तो हम ये लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं। ठीक है। और एक पेशेंट है, उसमें हमने किया लीवर ट्रांसप्लांट, और कुछ दिनों के बाद जो है ना, हमने उसका अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें लीवर शेडो आना शुरू हो गया। तो बताएंगे कितना दिन बाद लीवर शेडो आना शुरू हो जाता है। Maybe after 5 days. 10 days। वेरी गुड, 5 to 7 days। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लेबाइल। जो लेबाइल होते हैं वो नेवर गो टू G0, वो G0 फेज में नहीं जाते। रैपिडली डिवाइड करते हैं विद अ शॉर्ट G1 इनमें बहुत शॉर्ट होता है। ठीक है। और ये वो सेल हैं जो मोस्टली अफेक्टेड होते हैं, किससे, बाय द कीमोथेरापी। कीमोथेरापी कौन से सेल को अफेक्ट करती है, लिबाइल सेल को अफेक्ट करती है। ठीक है। अब इसमें एग्जांपल उन्होंने क्या बताया है, बोन मैरो के सेल, गट सेल, स्किन के सेल, हेयर के सेल, हेयर फॉलिकल और जर्म सेल। ये क्या है, ये बार बार हमारे बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, एक एमसीक्यू आपका यहाँ से आता है। वैसे इन चीजों का आपको पता होना चाहिए, माइक्रो फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या क्या है। देखो, जो माइक्रो फिलामेंट है वो क्या है, प्रीडोमिनेंट फंक्शन उनका मसल की कॉन्ट्रेक्शन और कराता है, और साथ में साइटोकाइनेसिस। ठीक है। और इसके एग्जांपल क्या बताई हुई है उन्होंने, एक्टिन और माइक्रोविलाई। ठीक है। माइक्रोविलाई का वैसे अक्सर एमसीक्यू आता है कि ये कहाँ पे मौजूद होते हैं। फिर है हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। जो इंटरमीडिएट फिलामेंट है, इन्होंने क्या करना है, ये करते हैं आपकी सेल स्ट्रक्चर को मेंटेन। ठीक है। और इसमें क्या एग्जांपल है, विमेंटिन हो गया, डेस्मिन हो गया, साइटोकेराटिन, ग्लायल फिब्रिलरी एसिड प्रोटीन और न्यूरोफिलामेंट। अब मुझे जल्दी से बताओ, विमेंटिन किसके साथ है और डेस्मिन किसके साथ है। वेमेंटम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के साथ है, डेस्मीन मसल के साथ है, सेटोकेराटीन जो है वो एपिथेलॉइड वाला, और ये जो ग्लायल फिब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन जो है ये ग्लायोमा। हाँ, एस्ट्रोसाइट्स जो ग्लायोमा है, ग्लायोमा और जी। एस्ट्रोसाइटोसिस, एस्ट्रोसाइट जो सेल है उनके साथ होता है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल क्या करते हैं, मूवमेंट और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, जिसमें क्या आएगा हमारे पास, सीलिया आएगा, फ्लैजेला आएगा, माइटोटिक स्पिंडल। अब मुझे ये बताओ, जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उनके ऊपर क्या होता है, माइक्रोग्लायल सेल होते हैं या सीलिया होते हैं या फिर माइक्रोविलाय होते हैं। माइक्रोविलाय होते हैं। माइक्रोवेव वेरी गुड, माइक्रोविलाय होते हैं। और सीलिया कहाँ पे होते हैं। रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ट्रैक। एपिथेलियम ठीक है, इसके अलावा GI टैग में मैम। और ये वॉस डेफरेंस में भी होते हैं ना। और इसका जो मोस्टली एमसीक्यू आता है वो आता है आपकी फॉलोपियन ट्यूब के साथ, वो कार्टेगनर सिंड्रोम जो है ना उसके साथ देते हैं। इस चीज के साथ। अच्छा, चलो अब मुझे बताओ, ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं और ये होता क्या है।
ऑटोसोमल डोमिनेंट में हेरिडिटरी स्पिरोसाइटोसिस और वॉन विलिपेंट डिजीज टाइप 1 टाइप 2। मैंने हेमाटोलॉजी असल में आज पढ़ी है तो मुझे सिर्फ उसी की डिजीजेस याद है ऑटोसोमल डोमिनेंट में। ठीक है। और ऑटोसोमल रिसेसिव में हमारे पास बर्नर्ड सोलियर और ग्लेंसमैन थ्रोम्बोस्थेनिया और बाकी और गलती हो एचपीसी गई है डिजीज ऑटोसोमल रिसेसिव में है और ठीक। अच्छा, उससे पहले ना ऑटोसोमल डोमिनेंट और रिसेसिव को करने से पहले ये माइक्रोट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर एक दफा आई हुई है, ये देख लो। इसमें ये जो 9 जो इसकी प्रोटीन है इसका पूछा हुआ था, ये सीलिया की स्ट्रक्चर में, सॉरी माइक्रोट्यूब्यूल कह रही हूँ। क्या है इसमें? मोटाइल सीलिया कंसिस्ट ऑफ 9 ड्यूप्लेट एंड 2 सिंगल अरेंजमेंट ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ये वाला आया हुआ था कि 9 जो है वो ड्यूप्लेट हैं और 2 सिंगल अरेंजमेंट। ये दरमियान वाले 2 और ये जो है ये गिन लो, ये 9 ही है। अच्छा, ये भी देख लो, प्राइमरी सीलरी डिस्काइनेसियास, ये क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल डोमिनेंट है। इसमें क्या होता है? डाइनिन आर्म का डिफेक्ट होता है। अब डाइनिन आर्म क्या है? ये है आपकी डाइनिन आर्म, ये माइक्रोट्यूब्यूल है और उसके साथ यूं करके ये डाइनिन होती है, उसका डिफेक्ट है। ठीक है, उससे क्या होगा? आपके जो सीलिया है वो इमोटाइल हो जाते हैं, डिसफंक्शनल सीलिएट एपिथीलिया होंगे, जो कि मोस्ट कॉमनली किस में होता है? आपके कार्टेगनर सिंड्रोम के अंदर होता है। ठीक है, और साइटस इन्वर्सस के अंदर होता है। डेवलपमेंटल एब्नॉर्मेलिटी ड्यू टू इम्पेयर्ड माइग्रेशन एंड ओरिएंटेशन की वजह से, जैसे आप सीट इन्वर्सस है, ठीक है, उसमें क्या होगा? हेयरिंग लॉस हो जाएगा ड्यू टू डिसफंक्शनल यूस्टिशनल ट्यूब सीलिया। और क्या होगा? रिकरेंट इन्फेक्शन होगा, जैसे साइनोसाइटिस है, एयर इन्फेक्शन है। और ब्रोंकिएक्टेसिस होगा ड्यू टू इम्पेयर्ड सीलरी क्लियरेंस ऑफ द डेब्रिस। इसके अलावा इनफर्टिलिटी होगी, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि आपके जो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया मौजूद है ना, वो सही तरह से वो कम है ना, तो मूवमेंट नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा? आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इमोटाइल स्पर्मेटोजोआ। और लैब फाइंडिंग में क्या आएगा? डिक्रीज नेसल नाइट्रिक ऑक्साइड टेस्ट, जिसे आप स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हो। अच्छा, कोलेजन, कोलेजन का वैसे मैंने अभी आपको बता दिया था, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन आवर बॉडी है ये। ठीक है, इसमें टाइप 1 टू टाइप 4 कोलेजन होती है। अब इसका उन्होंने निमोनिक बताया हुआ स्कैब, SCAB, जो स्केलेटन के अंदर होती है टाइप 1 कोलेजन है, जो सी से कार्टिलेज के अंदर होगी वो टाइप 2 है, जो आर्टरीज के अंदर है वो कौन सी है? टाइप 3 है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को फ्लो से याद रखो, तो ये क्या है हमारे पास? टाइप 4 है। ठीक है, टाइप 1 किस किस में होती है? टाइप 1 इंग्लिश में अगर आप लोग 1 लिखो, ONE1, ठीक है, तो बोन लिखो तो बोन में भी ONE1 आता है ना, तो याद रखना कि जितनी भी बोन्स हैं हमारी, उन सब में टाइप 1 कोलेजन होती है। इसके अलावा स्किन, टेंडन, डेंटिन आपकी टाइप 1 होती है। ठीक है, लेकिन अगर यही टाइप 1 का कोई इश्यू हो जाए तो उससे क्या होगा हमारे पास? डिक्रीज प्रोडक्शन अगर हुई तो ये लीड करता है टुवर्ड्स ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ठीक है, ये हम आगे बढ़ते हैं ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को। टाइप 2 क्या होती है? टाइप 2 के अंदर, टाइप 2 को ना आपने आज से 2 नहीं पढ़ना, कार्टिलेज को कार्टिलेज नहीं पढ़ना, कार्टूलेज पढ़ना है। ठीक है, कार्टूलेज, तो याद रहेगा कि ये क्या कार्टिलेज के अंदर होता है। ठीक है, और साथ में क्या है? वाइट्रस बॉडी और न्यूक्लियस पल्पोसिस के अंदर भी आपकी कार्टिलेज होती है, टाइप 2 होती है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 3। टाइप 3 किस में होता है? रेटिक्यूलिन में, स्किन में, ब्लड वेसल में। अब ब्लड वेसल का बी लिखो, ये 3 लिखो तो ये बी बनता है ना, 3 के साथ आगे यूं कर लो। ठीक है, तो उससे याद रखो क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। ठीक है, टाइप 3 डिफेक्ट इन मस्कुलर टाइप। अब मस्कुलर टाइप जैसे हमारा एलर्डेनल सिंड्रोम है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप 4। टाइप 4 बेसमेंट मेम्ब्रेन या फ्लोर में है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम देखते हैं, ये है डिजीज आपकी ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा ये अक्सर वो आता है अंकल वाली हिस्ट्री के साथ, कि अंकल को भी था तो फिर अब उसके बच्चे को है, तो
ठीक है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? जेनेटिक बोन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है? ब्रिटल बोन्स हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें डिफेक्ट किस में आएगा? COL1A1 और COL1A2 जीन में डिफेक्ट आता है। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है? मल्टीपल फ्रैक्चर ऑफ द बोन होगा, ब्लू स्क्लेरा होगा, टीथ की एबनॉर्मेलिटी होगी और कंडक्टिव हियरिंग लॉस होगा। इसे आपने याद कैसे रखना है? इसे आपने बाइट से याद रखना है, BITE। बी से बोन डिफेक्ट, आई से, आई को ना आपने आई से याद रखना है, EYEI, ठीक है। तो आई का डिफेक्ट आएगा। आई के डिफेक्ट में क्या आता है? ब्लू स्क्लेरा आएगा। टी से क्या है? टीथ डिफेक्ट, जिसमें क्या आएगा? डेंटल इम्परफेक्शन। ई से क्या है हमारे पास? ईयर डिफेक्ट। ईयर डिफेक्ट में हेयरिंग लॉस आएगा, ठीक है। और ये क्या होता है? मे बी कंफ्यूज विद चाइल्ड एब्यूज, ठीक है। ट्रीटमेंट में आपने क्या देना है? विद बिसफॉस्फोनेट टू डिक्रीज द फ्रैक्चर रिस्क, ठीक है। अच्छा, ये इसकी ट्रीटमेंट का भी एक जगह पे क्वेश्चन आया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई दफा रिपीट हुआ है ये हमारे एग्जाम में। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एलर-डेनल सिंड्रोम। एलर-डेनल सिंड्रोम क्या है? इसमें ना हाइपर एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ द स्किन होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोलेजन है ना वो फॉल्टी हो जाती है, ठीक है। क्या होगा? फॉल्टी कोलेजन सिंथेसिस काजिंग हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन, हाइपर मूवेबल जॉइंट होंगे और टेंडेंसी टू ब्लीड होगा, इजी ब्रूजिबिलिटी होगी इसमें, ठीक है। ये मल्टीपल टाइप की है, इनहेरिटेंस भी होती है, में इनहेरिटेंस होगी और सिवियरिटी वेरी करती है इसकी, ठीक है। और ये कौन सी है? ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट भी हो सकती है या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है। अब याद रखना, जो एलर-डेनल है वो दोनों ट्राइड शो करती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट भी और रिसेसिव भी। जबकि ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हमने क्या पढ़ा? ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि रिसेसिव है? वो भी डोमिनेंट। डोमिनेंट है। वो डोमिनेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है? हाइपर मूवेबल जॉइंट होते हैं, ठीक है। और क्या होगा? हमारे पास जॉइंट और स्किन के सिम्टम आएंगे और यहाँ पे टाइप 5 कोलेजन में म्यूटेशन हो जाती है, कास्ड बाय म्यूटेशन इन टाइप 5 कोलेजन, ठीक है। जिसमें क्या आता है? COL5A1 और COL5A2, ठीक है। इसके अलावा हाँ, ये है इसकी क्लासिकल टाइप। जो है इसकी वस्कुलर टाइप, उसके अंदर क्या होता है? उसमें फ्रेजाइल टिश्यू बनेंगे इंक्लूड वेसल, जैसे एओर्टा, मसल और ऑर्गन के अंदर, ठीक है। ये जो है प्रोन टू रप्चर होते हैं, खास तौर पे जो ग्रेविड यूट्रस होती है। इसमें जो म्यूटेशन है वो होती है टाइप 3 प्रो कोलेजन में म्यूटेशन, जिसमें COL3A1 आता है, ठीक है। और ये कास्ट होती है बाय द प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज डेफिशिएंसी, ठीक है। अब देखो, हमने दो चीजें पढ़ ली, या तो एंजाइम की डेफिशिएंसी है, प्रो कोलेजन पेप्टाइडेज डेफिशिएंसी, ठीक है, या फिर क्या है? आपकी जीन म्यूटेशन हो रही है। कौन सी म्यूटेशन? COL3A1 की, किसमें? वस्कुलर टाइप में। जबकि जो क्लासिक टाइप थी उसमें दो जीन इन्वॉल्व थे, COL5A1 और COL5A2। ये देखो, ये इनकी पिक्चर शो कराई हुई है एलर-डेनल्स की। अच्छा, अब हमने ना मैक्सिमम अपनी डिजीजेस यहाँ से कवर करनी है। ये एक हंटर है, बाहर सुहाना मौसम है, हंटिंग के लिए बाहर गया हुआ है। तो बादल बने हुए हैं, ऊपर देखो बारिश हो रही है हल्की हल्की। इसके हाथ में एक पर्स है और ये ना बोन लेके जाता है शिकार करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब देखता है बोन फेंकता है, सामने देखता है कि शेर आया है, ठीक है। शेर को देखते ही क्या वहां से भागना शुरू करता है, लेकिन जैसे ही भागता है, क्योंकि बारिश हो रही है, इसका पाँव स्लिप हो जाता है और ये नीचे गिर जाता है। अब यहाँ जो नीचे गिरा हुआ है, ये यहाँ पे देखो, इसके सर पे ना एक हैन बैठी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है वो हम देखते हैं। जो बादल है, बादल के नीचे देखो दो वी बने हुए, उल्टे वी, ये वाले जो वी बने हुए हैं, ये वाले, ठीक है। ये शो करा रहे हैं क्या? एक वी से है हमारे पास वोन हिप्पलिनेडो डिजीज और दूसरे वी से क्या है? वोन विली ब्रेंड डिजीज, ठीक है। ये तो हो गए। उसके बाद जो बादल है, देखो बादल में ऐसे ऐसे करके पोलिप बने हुए हैं, तो उससे याद रखो फेमिलियल एडिनोमेटस पोलिपोसिस, ठीक है। अब ये जो गोल गोल बारिश के कतरे गिन रहे हैं, ये है हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस,
उसके बाद इन बाद से क्या फाइबर्स की तरह है ना ये न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। अच्छा उसके बाद जो इसने शिकार के लिए बोन फेंकी थी उससे याद रखो कौन सी डिजीज ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ठीक है, और एकोंड्रोप्लेजिया। इसी वजह से हम कहते थे कि एकोंड्रोप्लेजिया क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अच्छा उसके बाद जैसे ही इसने शेर देखा तो इसकी आंखों के डेले बाहर को आने लग गए और इसका दिल जो है वो जोर जोर से धड़कने लग गया। जो आंखों के डेले बाहर आ रहे हैं उसे क्या कहते हैं, एक्टोपिया लेंटिस कहते हैं, ठीक है। ये किस में हो रहा है, मार्फन सिंड्रोम में, एक्टोपिया लेंटिस। और जो रेटिना है उसका बाहर आंखें बाहर आ रही हैं तो जाहिर सी बात है रेटिना भी बाहर आ रहा है, तो उससे याद रखो रेटिनोब्लास्टोमा, ये भी ऑटोसोमल डोमिनेट हो गया। और दूसरा पर्पस ऑफ हंटिंग के लिए ये बाहर गया था ना, तो हंटिंगटन सिंड्रोम जो है वो भी ऑटोसोमल डोमिनेंट में आएगा। उस अलावा क्या है हमारे पास, जो उसका दिल जोर से धड़का था उससे याद रखो हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। अच्छा नेक्स्ट उसका पर्स देखो, ये देखो, ये इसने जो पर्स उठाया हुआ है इसके ऊपर देखो क्या क्या बना हुआ है। एक तो ये आपको Fe2+ लिखा हुआ मिल रहा है, दूसरा ये कॉपर, तीसरा ये चांद की तरह की चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। और ये घास के ऊपर है उसका पर्स, पर्स के ऊपर ये अल्फा लिखा हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो इससे चीजें याद रखनी है। ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। रिसेसिव का मतलब नीचे की तरफ है ना, देखो पर्स उसने नीचे की तरफ रखा हुआ है तो उससे याद रखो कि रिसेसिव है। अब सबसे पहले ये जो अल्फा का साइन है ये शो करा रहा है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, ठीक है। जो ये Fe2+ का साइन है ये शो करा रहा है हीमोक्रोमाटोसिस। जो ये सी की तरह लिखे हुए हैं, ये सी बना हुआ है, ये भी सी बना हुआ है, तो उससे याद रखो सिकल सेल एनीमिया, द्रांति की तरह, ठीक है। अच्छा जो कॉपर लिखा हुआ है, कॉपर से क्या याद रखना है, विल्सन डिजीज याद रखनी है। जो ये घास बनी हुई थी उससे याद रखो सिस्टिक फाइब्रोसिस। और दूसरा ये जो नीचे सी लिखा हुआ है उससे आपने क्या याद रखना है, हीमोफीलिया सी याद रखना है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, जब वो गिर गया नीचे फिर क्या हुआ। अब वो नीचे गिरा तो ये आपने खुद उसके बनाई साथ, है डायग्राम? नहीं मैंने नहीं बनाई, ये वो है स्केची डायग्राम है, उससे ली हुई है। अच्छा यहाँ पे देखो बंदे के सर पे ना मुर्गी बैठी हुई है, ठीक है। मुर्गी को क्या कहते हैं, हेन कहते हैं, तो हेन से याद रखो G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हेन्स बाइट्स, ठीक है। और उसके अलावा हीमोफीलिया A एंड B, शी फ्लाई हीमोफीलिया, जो ये मतलब उसे खाती है और फिर उसके बाद उड़ जाती है, तो शी हीमोफीलिया से याद रखो। ये नहीं याद रहता वैसे भी आपको, हीमोफीलिया का मैंने एक और निमोनिक बताया हुआ है, कौन सा, क्या बताया था हीमोफीलिया का, ABX। कार, ABX कार, ए बी क्या है, एक्स लिंक्ड है, और सी से हीमोफीलिया सी क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हंटर सिंड्रोम, अच्छा ये वो हमने ऊपर पढ़ लिया है हंटर का। उसके बाद है हमारे पास एक्स लिंक डोमिनेंट। डोमिनेंट में कौन से आता है, एक तो एल्पोर्ट सिंड्रोम आएगा, दूसरा विटामिन डी रेजिस्टेंट, वो नीचे गिरा है तो उसकी हड्डियां टूटी हैं, उससे याद रखो विटामिन डी रेजिस्टेंट या रिकेट, ठीक है। और दूसरा क्या है हमारे पास, DMD, ठीक है, क्योंकि वो उसकी बाजू वगैरह अब मूव नहीं कर रही तो उससे ये हो गया। खैर ये सारी एग्जांपल ना आपकी यहाँ से कवर हो जाती हैं, जो इधर और रफी में दी हुई है ना एग्जांपल, वो मुझे तो याद नहीं हुई थी, अगर आपको होती हैं तो बेशक कर लीजिएगा। इसको ना डॉक्टर रोज शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। हाँ ये मैं ग्रुप में भेज दूंगी आपको। अब ये जो ट्राइट हैं ये देखें असल में, अच्छा खैर ये देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट में देखो एक पेरेंट जो है वो अनअफेक्टेड है, दूसरा पेरेंट जो है वो टोटली अफेक्टेड है, ठीक है। उससे जो बच्चे बन रहे हैं उसमें क्या आ रहा है, 50% अफेक्टेड आ रहे हैं, जो 50% है वो अनअफेक्टेड आ रहे हैं। देखो ये दो बच्चे जो है वो अनअफेक्टेड है और ये जो दो बच्चे हैं वो क्या है, अफेक्टेड चाइल्ड है। उसके बाद है आपका ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या आ रहा है, दोनों पेरेंट जो है वो कैरियर है, ये भी कैरियर है, ये भी कैरियर है, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे एक बच्चा जो है वो फुली अफेक्टेड है, दो बच्चे कैरियर हैं और जो एक है वो अनअफेक्टेड है। इसका मतलब यहाँ पे डाइट चल रहा है वो 25-50-25 का चल रहा है, जबकि यहाँ पे जो चल रहा है वो कितना चल रहा है, 50% एंड 50%।
आवाज नहीं आ रही मैम आप? आवाज नहीं आ रही? अभी भी नहीं आ रही? अब आ रही है, शायद आप उस वक्त खामोश थी, कुछ बोला नहीं इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो आप मार्फन सिंड्रोम। मार्फन सिंड्रोम क्या है हमारे पास? ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। अब मार्फन का जो एफ है ना, उससे याद रखो कि इसमें जो वो है डिफेक्ट है, वो किस में आएगा? क्रोमोसोम नंबर 15 के ऊपर आएगा। और एफ से ही आपने याद रखना है फिब्रिलिन, जो प्रोटीन इसमें इन्वॉल्व होती है जिसका डिफेक्ट होता है वो है फिब्रिलिन। एफ से 15, एफ से फिब्रिलिन, और मार्फन का एफ जो है वो आपने हमेशा बड़ा लिखना है ताकि आपको याद रहे। अच्छा देखो, मार्फन सिंड्रोम ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर विद वेरिएबल एक्सप्रेशन कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर अफेक्टिंग किसके ऊपर इफेक्ट करेगा? स्केलेटन, हार्ट, आई, ठीक है। और इसमें जो जीन इन्वॉल्व है ये इंपॉर्टेंट है, FBN1। एफ से मार्फन के एफ से याद रखो, FBN1 जीन म्यूटेशन कहाँ पे? क्रोमोसोम नंबर 15 पे। रिजल्ट इन, उससे क्या होगा? डिफेक्टिव fibrillin 1 glycoprotein that form a sheath around the elastin and squeezed tissue growth factor बीटा, ठीक है। अब इसकी फाइंडिंग्स में क्या आता है हमारे पास? टाल विद लॉन्ग एक्सट्रीमिटी होगा, चेस्ट वॉल की डिफॉर्मिटी होगी, पेक्टस कैरिनेटम जिसे आप पिजन लाइक चेस्ट कहते हो, हाइपर मोबाइल जॉइंट है, पेक्टस एक्सकवेटम भी हो सकता है, और टेपरिंग फिंगर होगी, एंड टोस जिसे आप एरेक्नोडेक्टेली कहते हैं। साथ में सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ द एओर्टा, एओर्टिक रूट एन्यूरिज्म, रप्चर या फिर डाइसेक्शन, ये सारा कुछ इसमें होगा। और इंक्रीज होगा रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स। अच्छा, इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं कि मार्फन सिंड्रोम में कौन सा जीन इन्वॉल्व है, ये कौन सी किस्म का डिसऑर्डर है, और क्या कहते हैं सर्कस में जो बंदा काम कर रहा होता है ये उसके साथ देते हैं कि सर्कस में एक बंदा काम कर रहा है और अचानक से उसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या हाइपर मूवेबल जॉइंट है, तो ये सारा कुछ मार्फन सिंड्रोम का आता है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास होमोसिस्टीन यूरिया। होमोसिस्टीन यूरिया में मोस्ट कॉमन ये होता है सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा? होमोसिस्टीन जो है वो बिल्टअप होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है ना वो बिल्कुल ऐसे आती है जैसे मार्फन सिंड्रोम की आती है, ठीक है, विद पेक्टस डिफॉर्मिटी, टाल स्टेचर होगा, और इंक्रीज आर्म टू हाइट रेशो होगी, डिक्रीज अपर एंड लोअर बॉडी रेशो सेगमेंट, रेक्टेनोडिक्टेली, जॉइंट हाइपरलेक्सिया, और स्किन हाइपर इलास्टिसिटी, स्कोलियोसिस, और फेयर कंप्लेक्शन। अच्छा, ये चीजें नहीं आती, बस आपको इतना पता होना चाहिए होमोसिस्टीन यूरिया में कौन सी चीज का डिफेक्ट है? सिस्टाथायोन सिंथेज डेफिशिएंसी, ठीक है। और ये क्या है? ये भी ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। और कुछ नहीं आता इसमें से, आगे चलते हैं। अच्छा, आपकी क्लासें कितने बजे तक चलती हैं रात को? कोई पता 3 नहीं, बजे तक, 3 बजे तक भी चल सकती 3 है। बजे तक, 4 बजे तक भी। हाँ सारा तो पढ़ना भी नहीं होता ना, सिर्फ एमसीक्यूज रिलेटेड चीजें देखनी होती। हाँ, अब मुझे ये बताओ, वेस्टर्न ब्लॉट हम किस में कराते हैं? इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट एड्स में या कराते हो उसमें कि नहीं कराते? मोनोस्पॉट करते हैं। हाँ, एड्स में करते हैं मैम। बच्चों में ठीक है, उसके पीसीआर। हम्म ठीक है मैम, सही है। अच्छा, उसके अलावा आप रिसेंट जो पेपर हुआ है ना आपका, उसमें ये कोडोमिनेंस के बारे में पूछा हुआ था। व्हाट इज कोडोमिनेंस? कोडोमिनेंस में बोथ अलील कंट्रीब्यूट करते हैं टू फिनोटाइप ऑफ द हेटेरोजाइगोट, दोनों अलील, ठीक है। अच्छा, उसके बाद प्लियोट्रॉपी, ये क्या होती है? वन जीन कंट्रीब्यूट टू मल्टीपल फिनोटिपिक इफेक्ट। और एन्यूपिलाइडी क्या होती है? एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम ड्यू टू क्रोमोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का भी आपके पास सिनेरियो आया हुआ है। नॉट ऑल इंडिविजुअल विद अ डिजीज शो अ डिजीज। इनकम्प्लीट ये पेज पेनिट्रेंस नंबर का क्या बता मतलब है सकते कि हैं? सारे इंडिविजुअल। जी, इसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर मैं आपको बताती हूँ, 54। ओके मैम। अच्छा, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस आपकी ये भी आता है कि कौन सा
ऑटोसोमल डिजीज है जो कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस शो कराती है। ठीक है, इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस में होता क्या है, आपकी परसेंटेज एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटिंग जीनोटाइप, उसमें रिस्क ऑफ द एक्सप्रेशन फिनोटाइप वो इंक्रीज होता है। सारे मतलब सारे इंडिविजुअल शो नहीं कराते कि उन्हें डिजीज है कि नहीं है, वो होता है आपका इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस। अच्छा, ये देख लेना वैसे ऑटोसोमल डोमिनेंट या रिसेसिव इन दोनों में से एक का इनकम्प्लीट है पेनिट्रेंस। किसका है, याद है किसी को? ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट का वैसे इसके ना ऑटोसोमल डोमिनेंट के 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताए हुए हैं। एक तो ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस करता है, दूसरा हेट्रोजाइगस इफेक्ट होता है इसका, और तीसरा है ये हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इसमें अफेक्टेड होते हैं। हेट्रोजाइगस अफेक्टेड, हाफ ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्टेड और इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट के साथ लिख लो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मोज़ेज़िज्म। ये क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन इन द सेम इंडिविजुअल, उसे हम कहते हैं मोज़ेज़िज्म। अब ये दो तरह का होता है, एक होता है अराइज फ्रॉम द माइटोटिक एरर आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड प्रोपागेट थ्रू द मल्टीपल टिश्यू एंड ऑर्गन। जबकि जो जर्म लाइन होता है उसमें क्या होता है, म्यूटेशन ओनली इन एग या स्पर्म, या तो एग में होगी या फिर स्पर्म में म्यूटेशन होगी। इफ पेरेंट एंड रिलेटिव डू नॉट हैव डिजीज तो फिर क्या होगा, सस्पेक्ट गोनेडल आर जर्म-लाइन मोज़ेज़िज्म। ठीक है, अगर पेरेंट के पास है तो वो तो सोमेटिक हो गई, अगर नहीं है तो ये फिर आपकी क्या होगी, जर्म लाइन होगी। अच्छा, ये मोज़ेज़िज्म का सिनेरियो आया हुआ है आपके पास, मतलब एमसीक्यू आया हुआ है। अच्छा, उसके बाद ये प्राडर-विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम। एंजलमैन मेरे ख्याल में आपने पढ़ा भी हुआ है। जी अच्छा, मैम। प्राडर-विलाई, हाँ बताओ, एंजलमैन में क्या हो रहा होता है? मैम क्रोमोसोम 15 जो का डिफेक्ट मैन है। छोटा सा होता है, मतलब उसका सर छोटा सा होता है, और एक और मतलब उसको जब क्राउन पहनाते हैं तो लात देता है, उसकी वजह से जो उसके जॉइंट है वो उल्टे हो जाते हैं, इस तरह कुछ है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ना आपने ममास याद रखना है। एम से है मेटरनल अलील डिलीट हो जाता है इसमें। ये मेटरनल अलील डिलीट हो गया। दूसरे ए से क्या है हमारे पास, एंजलमैन सिंड्रोम, और दूसरे एम से क्या है हमारे पास, मोड, और उसके चेंज हो जाएगा ए से एटेक्सिया और एस से सीजर। ठीक है, इसमें होता क्या है, पिटरनली डिराइव्ड UBE3A साइलेंस्ड हो जाता है। ठीक है, उससे क्या होगा, डिजीज अकर व्हेन द मैटरनल अलील इज डिलीटेड और म्यूटेटेड। अगर तो माँ का जो अलील है ना वो डिलीटेड या म्यूटेटेड हो जाता है तो उससे होगा आपका एंजलमैन। ठीक है, इसमें होता क्या है, हैंड फ्लैपिंग होगी, एटेक्सिया होगा, स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, लॉफर इन अप्रोप्रिएट लॉफर। और इसे एंजलमैन कहते क्यों हैं, कहते भी इसी वजह से हैं कि बच्चा जो है ना उसमें इन अप्रोप्रिएट लॉफर होता है। ठीक है, हेलिस द एंजल, इससे याद रखना है। एच से क्या है, हैंड फ्लैपिंग, ए से एटेक्सिया, एस से स्वेयर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, और आई से इन अप्रोप्रिएट लॉफर और सीजर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्राडर-विलाई सिंड्रोम। प्राडर-विलाई में क्या होता है, सबसे पहले तो इसका क्रोमोसोम याद रखो। क्रोमोसोम नंबर 15 ऑफ द पैटर्नल ओरिजिन। क्रोमोसोम नंबर 15 में जो इन्वॉल्वमेंट पढ़ी है पहले, वो कौन से सिंड्रोम की पढ़ी है हमने? एफ से 15, एफ से मार्फन। मार्फन का एफ। हाँ, मार्फन का एफ जो है वो बड़ा करके याद करो। क्रोमोसोम नंबर 15 पे मार्फन हो गया, और दूसरा क्या आ गया आपका, प्राडर-विलाई सिंड्रोम हो गया। ठीक है, ये भी इसमें क्या होता है, मेटरनली डिराइव्ड जीन साइलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, और डिजीज अकर व्हेन द पैटर्नल अलील इज डिलीटेड या म्यूटेटेड। अब इन दोनों में क्या फर्क हुआ, जो प्राडर-विलाई है ये बाप की तरफ से, पी से प्राडर-विलाई, पी से पैटर्नल। ठीक है, जबकि जो आपका एंजलमैन था उसमें एम से मदर और एम से मैटरनल अलील। मैटरनल अलील म्यूटेटेड होगा तो एंजलमैन, अगर पैटर्नल अलील म्यूटेटेड होगा तो फिर क्या होगा, प्राडर-विलाई। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स में क्या आता है, इसमें आता है हमारे पास हाइपरफेगिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म और हाइपोटोनिया। हाइपरफेगिया, ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म
और हाइपोटोनिया, ये चीजें आपने याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है हमारे पास 25% ऑफ द केसेस आर ड्यू टू मिटरनल यूनिपेरेंटल डायोसेमी, इसे ना याद रखो। आगे क्या है, प्राडर विलाई ओबेसिटी ओवर ईटिंग और पिटरनल अलील डिलीटेड, मतलब इसमें ओवर ईटिंग होगी और ओबेसिटी होगी प्राडर विलाई के अंदर। अच्छा नेक्स्ट आ जाओ, देखो ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या आ रहा था, डिफेक्ट इन द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, इसमें दोनों मेल और फीमेल अफेक्टेड है। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है उसमें क्या है, उसमें दोनों कैरियर है, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट आते हैं इसमें, ठीक है। 25% चांस ऑफ बीइंग अफेक्टेड होता है, 50% चांस ऑफ बीइंग कैरियर है, और 25% चांस जो होते हैं वो क्या है इसके, नॉट बीइंग अफेक्टेड। ये मैंने आपको डायग्राम से पूरा वाजे बता दिया था। जो एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक में जाहिर सी बात है जो एक्स उसमें जाएगा, मेल बेबी के पास जाएगा, वो तो खराब एक्स जाएगा ना, तो क्या होगा, जो सन है वो अफेक्टेड होंगे। सन ऑफ हेट्रोजाइगस मदर हैव 50% ऑफ चांस बीइंग अफेक्टेड, ठीक है। नो मेल टू मेल ट्रांसमिशन, अब जरूरी नहीं है कि अगर बाप को है तो बेटे को भी होगा, मेल टू मेल वो नहीं है, ट्रांसमिशन नहीं है, तो इसमें क्या आता है आपके पास, स्किप जनरेशन आता है। नेक्स्ट है एक्स लिंक डोमिनेंट। अब जो एक्स लिंक डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड है ना, तो जाहिर सी बात है मेनली किसे अफेक्ट करेगा, फीमेल को अफेक्ट करेगा। ट्रांसमिटेड थ्रू बोथ पार्टनर, चिल्ड्रन ऑफ द अफेक्टेड मदर सच एज have 50% chance of being affected or 100% daughters and 0% son of affected father will be affected। मतलब अगर तो बाप के पास एक्स क्रोमोसोम जो है वो अफेक्ट वाला चला गया, तो अब यही क्रोमोसोम अगर फीमेल के पास जाएगा तो वो तो 100% अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस, ट्रांसमिटेड थ्रू मदर, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मदर, और ये आपका एमसीक्यू आता है माइटोकॉन्ड्रिया मदर वाला, ठीक है, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, एम से मदर, ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू मदर, ऑल ऑफस्प्रिंग ऑफ द अफेक्टेड फीमेल मे शो साइन ऑफ डिजीज, ठीक है। और वेरिएबल एक्सप्रेशन इन पॉपुलेशन है इवन विद इन द फैमिली ड्यू टू हेट्रोप्लाज्मी। अब मुझे ये बताओ कि इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस किसकी होती है, डोमिनेंट की, डोमिनेंट की, और कंप्लीट पेनिट्रेंस होगी आपकी रिसेसिव की, ठीक है। अच्छा लास्ट टॉपिक है हमारे पास डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डी से डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डी से डिस्ट्रोफिन, प्रोटीन कौन सी होगी, डिस्ट्रोफिन, डी से डुचीन, डी से डिस्ट्रोफिन, ये डिलीटेड हो जाती है, ठीक है। डिस्ट्रोफिन जीन इज द लार्जेस्ट प्रोटीन कोडिंग द ह्यूमन जीन, और इसमें क्या होता है, इंक्रीज चांस ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। डिस्ट्रोफिन हेल्प करता है टू एंकर द मसल फाइबर टू द एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, और प्राइमरली जैसे हमारे पास स्केलेटल मसल और कार्डिक मसल आते हैं, अगर तो यही लॉस ऑफ डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हो जाती है तो फिर क्या होगा, हमारे पास मायोनेक्रोसिस शुरू हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज सीके एंड एल्डोलेज, जेनेटिक टेस्टिंग कंफर्म करता है डायग्नोसिस को। अब इसमें क्या आएगा, सीके इंक्रीज होगा और एल्डोलेज इंक्रीज होगा। अब इसमें होता क्या है, ये है हमारे पास एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर, टिपिकली इसमें फ्रेम शिफ्ट डिलीशन होगी या फिर नॉन सेंस म्यूटेशन होगी, ठीक है। ट्रंकेटेड या फिर एब्सेंट डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोग्रेस टू मायोफाइबर डैमेज, ठीक है। अच्छा, और गोवर्ट साइन क्या होता है, पेशेंट यूजेस अपर एक्सट्रीमिटी टू हेल्प स्टैंड अप, मतलब ऊपर वाली जो हाथ है ना वो अपने यूज करता है खड़ा होने के लिए। क्लासिकली सीन इन डुचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बट आल्सो सीन इन अदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जैसे आपकी इन्फ्लेमेटरी मायोपैथीज, पोलीमायोसाइटिस हो गया उनमें भी ये होता है।